स्नेह कुशवाहा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका संबंध कक्षा 11 के विद्यार्थियों से, जो कि इनके पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में है। अर्थात मैं जीव विज्ञान विषय का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं। तो उनका जो पिछला पार्ट मैंने बनाया था उससे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ये बना रहा हूं। दूसरा चैप्टर इनका चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा आता है कि दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु सहायता करते हैं, या दूध से दही किन जीवाणुओं के कारण बनता है। तो आपको देखो याद रखना है, दूध से दही बनाने में स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु कार्य करते हैं। कौन से जीवाणु कार्य करते हैं? स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब डालते हैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, शैवाल पुष्पन क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी में एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। देखा होगा बच्चों, जब आप किसी तालाब को देखते हैं जिसमें कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर उस पर आपको बड़े बड़े बुलबुले से दिखाई पड़ते होंगे जो झाग युक्त होते हैं। तो होता क्या है कि जो तालाब पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रदूषित बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीली हरी शैवाल होती है, उसकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप क्या है कि जलाशय कैसा झाग युक्त हो जाता है। ये झाग उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है, अर्थात वो ऑक्सीजन को लेती है और CO2 बाहर निकलती है, जिससे बुलबुले उसमें बन जाते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम ये होता है कि उसमें छोटे छोटे जो भी जलीय जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की उस जल में कमी हो जाती है। तो इन्हीं को बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स, अर्थात जो झाग युक्त बुलबुले जो दिखाई पड़ते हैं जलाशयों में एल्गी के कारण, उसी को हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। अच्छा, सागरों में या महासागरों में लाल तरंगें क्या प्रदर्शित करती हैं? तो बता दें आपको, लाल तरंगें या रेड टाइड्स होता क्या है कि प्रोटोजोवन लाल रंग के जो डायनोफ्लैजेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि वो लाल रंग के होते हैं। जब वो उनमें विस्फोट होता है, फूटते हैं, तो वो लाल रंग क्या है कि पूरे जल पे बिखर जाता है। और जब करेंट्स धाराएं चलती हैं तो वो एक लाल तरंगों के रूप में दिखाई पड़ता है, तो जिनसे एक टॉक्सिन या विष पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से मछलियाँ और जीव जंतु वहाँ पे मरने लगते हैं। तो इसी वजह से लाल तरंगें सागरों और महासागरों में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वायरस और बायराइड्स में क्या अंतर है? जिसको आप याद रखिएगा, वायरस और बायराइड्स में क्या अंतर है। देखिए बता दें आपको कि जो आपका वायरस में क्या होता है कि कवरिंग किसकी, प्रोटीन की होती है। वायरस में क्या मिलती है? प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। जबकि बायराइड में क्या होता है? प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि फ्री RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं बायराइड। तो वायरस में प्रोटीन होती है, बायराइड में प्रोटीन नहीं होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वायरस में DNA या RNA में से कोई एक मिलता है। ठीक, DNA मिलेगा या RNA मिलेगा, लेकिन बायराइड में क्या होता है? हमेशा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA ही पाया जाता है। इसमें DNA बायराइड में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। फिर तीसरा पॉइंट, वायरस की खोज दमित्री इवानोवस्की ने की थी, जबकि बायराइड की खोज ओ डाइनर ने की थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इवानोवस्की ने वायरस की खोज और बायराइड की खोज ओ डाइनर ने की थी। फिर अगला पॉइंट, वायरस जीवाणु से छोटे होते हैं, जबकि ये बायराइड से, वायरस कैसे, बायराइड छोटे होते हैं और वायरस बड़े होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है क्या, यानी कि जीवाणु से बड़े विषाणु और विषाणु से छोटा क्या होगा? वायराइड्स होगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपका लाइकेन होता है। तो लाइकेन में 2 पार्ट्स होते हैं आपके। पिछले पार्ट में हमने आपको कवक
और शैवाल के बारे में बताया था। उसके साथ ही आपको लाइकेन के बारे में भी बताया था। तो लाइकेन क्या था कि शैवाल और कवकों के बीच के सहजीवी संबंध को ही लाइकेन बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। अब इनके पार्ट्स होते हैं कि लाइकेन क्या है कि शैवाल का भी घटक उसमें होता है और कवक का भी घटक उसमें होता है। तो जो शैवाल का घटक जो उसमें होता है उसको शैवलांस बोलते हैं या फाइकोबायोंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट या शैवलांस बोलते हैं। जो उसमें कवक का अंश होता है लाइकेन में उसको माइकोबायोंट बोलते हैं या कवकांश बोलते हैं। तो यानी शैवाल प्लस कवक बराबर क्या हो गया? लाइकेन। और लाइकेन का मुख्य काम ये होता है, क्या करते हैं, ये एक एयर पोल्यूशन इंडिकेशन का भी काम करते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण सूचक का भी काम करते हैं। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो करते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एक इसका ये बहुत ही स्पेसिफिक गुण है लाइकेन्स का। कुछ लाइकेन्स जो हैं उनको भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लाइकेन्स से आयोडीन की भी प्राप्ति होती है। तो ये इसका आर्थिक महत्व हो जाता है लाइकोन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वायरस के विषय में, विषाणु के विषय में। देखो वायरस या विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं या विषाणु विज्ञान बोलते हैं। वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी? दमित्री इवानोवस्की ने की थी। इनको आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। फिर वायरस क्या होते हैं कि असेलुलर जीव होते हैं। माइक्रोब्स कैसे होते हैं? असेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं कि सजीव कोशिका के अंदर तो ये बहुत सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन सजीव कोशिका के बाहर कैसे ये निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। इसलिए इनको अविकल्पी पैरासाइट्स कहते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स इनको बोलते हैं यहाँ पे। वायरस बैक्टीरिया से क्या छोटे भी होते हैं। ये इवानोवस्की ने इनकी खोज की थी, बताई दिया आपको। WM स्टेनले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, यानी कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। अब वायरस में भी आपके बहुत सारे प्रकार के वायरस होते हैं। एनिमल वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं। तो अब ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। ये क्या हो गया? TMB या टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। ये पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। किसमें? तंबाकू के पौधे में, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऐसे ही एड्स विषाणु हो गया ये। तो एड्स विषाणु की खास बात क्या है कि ये क्या करता है? इसका पूरा नाम पहले आपको बताना चाहिए आपका। विषाणु का, एड्स विषाणु क्या नाम होता है पूरा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम वायरस। इसको HIV भी बोलते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV हो गया। इसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? एड्स विषाणु में RNA होता है। ये आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इस विषाणु का चित्र आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर। कौन सा? एड्स विषाणु का आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि वायरस से होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको बता दें कि वायरस से होने वाले कुछ रोगों में जैसे चेचक बोलते हैं, ठीक है, जिसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जिसको जुकाम बोलते हैं, पोलियो हो गया। इसके अलावा देखा होगा कि आपने जो इसमें कोरोना डिजीज़ जो चल रही है वो भी क्या है? वायरल डिजीज़ है। तो कोरोना हो गया, आपको ऐसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं आपके किसके द्वारा होती हैं? विषाणुओं के द्वारा होती है। इनको आपको याद रखना है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वायरस के सजीव लक्षण देखिए आप। ये क्या है कि सजीव कोशिका के अंदर पहुंचने पर क्या सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये वायरस के हो गए सजीव लक्षण। वायरस के निर्जीव लक्षण आप देखिए क्या होता है कि इनका क्रिस्टलीकरण संभव है, यानी कि इनको क्रिस्टल के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये कई वर्षों तक मिट्टी के कणों की भांति पड़े रहते हैं, यानी कि निष्क्रिय रहते हैं, बाहर बहुत से वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रह सकते हैं। फिर इनमें कोशिकीय रचना का अभाव होता है।
फिर इनमें कोई उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। यही कारण है कि इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब देखिए इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आपको पढ़ना है। जीवाणुओं में नहीं होता है, कौन से अंग नहीं होते हैं? कोशिकाभित्ति, राइबोसोम, जीव द्रव्यकला। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। फिर प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो बता दें आपको, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। क्या? प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। फिर एपिसोम्स किससे संबंधित है? तो एपिसोम्स जो होता है प्लाज्मिड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से संबंधित होता है एपिसोम। इनको आप पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रूपांतरण की खोज की थी। जीवाणुओं में जो रूपांतरण के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उसकी खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। फिर निम्न में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो नास्टाक और एनाविना साइटोनीमा ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। नास्टाक, एनाविना, साइटोनीमा, इनको आप याद रखिएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के प्राणियों में नहीं पाया जाता है? तो ये कैसे? बहुकोषीय नहीं होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, बहुकोषीय नहीं होते हैं मोनेरा, इनको आप याद रखिएगा। अमीबा प्रोटोजोआ संघ के किस वर्ग में आता है? तो ये राइजोपोडा में आता है अमीबा। इसको आप याद, किस वर्ग में आता है? राइजोपोडा वर्ग में अमीबा आता है, संघ प्रोटोजोआ का, जो कि एक वर्ग है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, कि विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपने डालते हैं, तो देखिए सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को सूक्ष्म जीव विज्ञान का या सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो बता दें आपको, जीवाणु और नीली हरी शैवाल में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? जीवाणुओं में नहीं होता है और नीली हरी शैवाल में नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक कौन सा होता है? जिसमें केंद्रक के चारों ओर डबल लेयर्ड मौजूद रहती है। तो फिर नेक्स्ट है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं, जो कि गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जीवाणुओं की कोशिकाओं में। तो उस सर्कुलर या वृत्ताकार डीएनए को ही हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। यानी कि जो जीवाणु का मेन डीएनए होते हैं ना, उसके अतिरिक्त भी जीवाणुओं की कोशिकाओं में एक वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, तो उसको ही प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक, यह लैंगिक जनन में सहायक या प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो प्लाज्मिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। अब दलहनी पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो बता दें, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में भी बहुत आता है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी, जीएस में भी आपके ये आता है। एक जीवाणु जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है, तो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। और पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु मनुष्य में कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है या लेप्रोसी नामक रोग उत्पन्न करता है। फिर नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए, ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, कुष्ठ रोग वाला भी पूछा जाता है। तो जैंथोमोनास सिट्राई, क्या? जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए, आपको प्रियांस और बायराट्स के बारे में पीछे ही बता चुके हैं कि प्रियांस क्या होते हैं। ये प्रोटीन से निर्मित
छोटे छोटे कण होते हैं जो कि संक्रमण करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। इनकी खोज स्टेनले प्रूसीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायरस क्या होते हैं, ये वायरस से छोटे होते हैं। टियोडाइनर ने इसकी खोज की थी और ये फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, इनको आप इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है याद करना। खाने योग्य कवकों के नाम बताइए जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगैरकस है, मार्केला है, इनको आप याद रखिएगा, इनका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे नज़र डालते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर कि 2 लाइकेनों के नाम कोई पूछे आपसे बताइए तो आप लीकेनोरा बताइएगा। लीकेनोरा ग्राइफिस, क्या बताएंगे, लीकेनोरा ग्राइफिस असनिया, इनको आप क्लेडोनिया, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो सेकंड चैप्टर है समाप्त हो रहा है। अब इसमें जो भी महत्वपूर्ण कुछ अगर रिमेन रहता है, बचता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। एक और क्वेश्चन आपको पढ़ना है यद्यपि ये पहले क्वेश्चन पहले चैप्टर का ही पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा आता है विभिन्न प्रकार के, तो इसको बताना चाहेंगे। द्विनाम पद्धति या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति दी थी। इसका मतलब क्या, द्विनाम यानी कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा, तो उसे ही कहते हैं हम द्विनाम पद्धति। इसकी खोज किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने की थी, उन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी। तो प्रत्येक जीव का नाम क्या है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है उसके वंश को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है। दूसरा क्या होता है, इसकी जात को प्रदर्शित करता है, यानी कि पहला जेनरिक नेम हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया। जैसे मान लीजिए गुलाब है तो क्या हो गया, रोजा इंडिका या रोजा साइनेंसिस हो गया, तो रोजा इसमें क्या हो गया, इसका जीनस हो गया, जेनरिक नेम हो गया। और यहाँ पे इंडिका क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नेम यानी कि इसकी जाति हो गई है। जैसे मनुष्य का हो गया होमो सैपियंस, सैपियंस तो होमो क्या हो गया, उसका वंश हो गया, सैपियंस क्या हो गया, उसकी जाति हो गई, और सैपियंस एक बार और आता है तो जाति हो गई वो यहाँ पर। तो द्विनाम पद्धति के बारे में, जैसे मान लीजिए गेहूँ है तो ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं उसको, ट्रिटिकम क्या हो गया, उसका वंश हो गया, और एस्टिवम क्या हो गया, उसकी जाति हो गई। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कमल का फूल है तो उसका नीलुम्बियम न्यूसीफेरा होता है, तो नीलुम्बियम क्या हो गया, उसका वंश हो गया, न्यूसीफेरा क्या हो गया, उसकी जाति हो गई। यानी कि कोई भी किसी भी जीव का, चाहे पौधा हो, जंतु हो, जीव वैज्ञानिक नाम 2 उपनामों से मिलकर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी आपका है तो उसका क्या हो गया, पावो क्रिस्टेटस हो गया। इनको आप लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, मोर या पावो क्रिस्टेटस, इसका आपको जूलॉजिकल नेम याद रखना है इस तरीके से। तो ये आपकी द्विनाम पद्धति के बारे में संक्षिप्त वर्णन हो गया है। अब आपके ये सेकंड चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। हाँ, एक आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करते रहें, अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनते रहें। और अगर कुछ इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई असुविधा हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग बताएं।